आपका शुभ नाम क्या है? बजरंग प्रसाद। बजरंग प्रसाद। यस मैम। तो आप कितनी दूर से आ रहे हैं अभी? अभी तो मैम लगभग 1 किलोमीटर दूर से। बस तो पास में है। जी जी। घर जैसा। यस मैम। और आपका विषय क्या था? और इसमें बीए में बीए किया ना? बीए बीएससी किया मैं। हाँ बीएससी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। साइंटिस्ट हैं। अच्छा, तो आज का हेडलाइन पढ़ा न्यूज़पेपर में, अखबार में? कोई आज तो हेडलाइन क्या था? अभी नहीं न्यूज़पेपर आज देख पाए। आज कल का पढ़ा था? हाँ कल देखा। कल क्या था मेन न्यूज़? आता है ना हेडलाइन, Yes, फिर बहुत ma'am. सारे एडिटोरियल आता है। आपने कौन सा पेपर पढ़ा? इंडियन एक्सप्रेस में अच्छा। जोशीमठ के बारे में एक था हाँ, थोड़ा विवेचन। क्या हो गया वहाँ पर? वहाँ में हाल ही में लैंडस्लाइड हुआ है लैंडस्लाइड में। एक अच्छा। तरीके से। तो वहाँ पर वो मकान क्यों गिर रहे हैं? मतलब वो गवे घरों में दरार आई है वो मैम जो जोशी बहुत सारे कारण है। अगर मुख्य कारण हम देखें तो वहाँ जो खासकर जोशीमठ है चमोली ज़िले में, हाँ। वो पिछले एक लैंडस्लाइड है कुछ मलबे पर वो स्थित है। मतलब भूमि की जो मृदा मतलब आबंधन उसका फाउंडेशन ज़्यादा ठीक नहीं है जी। अच्छा। मृदा आबंधन क्षमता कम है और एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं सही है तो पानी लगभग उसी के नीचे ही एकत्रित होता है। नीचे से निकल रहा है, मतलब पानी का दौड़ निकास ठीक नहीं है। और दूसरा हिमालय जो ज्वालामुखी रूप से भी थोड़ा सा सक्रिय क्षेत्र है तो वहाँ लगभग भूकंप की तो गतिविधि कर क्या रहे हैं उसके लिए? सरकार क्या कर रही है? अभी तो सरकार ने हाल ही में एक कमेटी बनाई है तो पिछली भी कमेटियों ने कुछ रिपोर्ट दिया था तो उन्होंने भी तो कहा है कि जो ज़्यादा प्रवण क्षेत्र हैं वहाँ इवैक्यूएशन किया जाए और जो घर ज़्यादा एक तरीके से हैं ज़्यादा टूटने वाले उनको ध्वस्त किया जाए, लोगों को दूसरी जगह चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि एक कोई जैन मंदिर है झारखंड में जी। वो बहुत न्यूज़ में आया था पिछले 15-20 दिन में, बहुत प्रोटेस्ट हंगामा। यस मैम। कौन सा मंदिर है वो, क्या आफत आ गई? मैम ये झारखंड में एक समेध शिखर जी उनका पवित्र स्थान है। वो लोग मानते हैं कि उनके लगभग 24 में से 20 तीर्थंकर वहाँ पर कैवल्य प्राप्त किए थे। हाँ। तो ये केंद्र सरकार ने कुछ नोटिस लगभग कोई आदेश दिया था कि इसको पर्यटन के लिए खोला जाए तो उसी को लेकर केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने? सॉरी मैम, सॉरी। केंद्र मतलब कि केंद्र गवर्नमेंट मतलब वो जता रहे थे कि दोनों की सहमति से कुछ पर्यटन क्षेत्र कि पर्यटन के लिए खोला। पर्यटन क्षेत्र के फिर से सोचिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, किसने कहा था? इसे ये सर मैं जहाँ तक जानता हूँ Anyway, उन्होंने नोटिस वापस लिया है। मेरे कहने मतलब केंद्र सरकार का ये कि अब हम इसको दोनों की सहमति रही होगी। अच्छा। तो वही वो मुद्दा था। अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, जी मेन मुख्य जस्टिस न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, डिवाइड। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कल यस्टरडे। तो उन्होंने कहा है कि महिलाएं ज़्यादा वेलकम नहीं है जुडिशरी में। जी महिलाओं को लेते नहीं है, कम लेते हैं या उनको दिक्कत है जो भी। तो आपने सुना है कि महिलाओं को मना है या बताओ? नहीं मना नहीं है। हाँ। मतलब उनका हाँ ये है कि रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। कम है जी। तो वो लेते नहीं है इसलिए कम है या वो आना ही नहीं चाहते? प्रॉब्लम क्या है? मैम अगर इसका 1-2-3 कारण देते। एक तो अगर लॉ में देखें तो उनका अगर देखें पढ़ाई के स्तर पे भी काफ़ी कमी है महिलाओं की। महिलाओं पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है तो अन्य जो विवाह को लेकर थोड़ा कंस्टेंट उनके लिए होते हैं। जी। अच्छा ये बताइए, कल मैंने पढ़ा था कि अमेरिका के जो फ्लाइट्स हैं ना, अमेरिका में जो जहाज चलते हैं पूरे अमेरिका में, उनको बंद कर। कल क्या हो गया आफत? कल तो नहीं मैम लेकिन मैं एक हफ्ते भर से मैं देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा शीतलहर का प्रकोप है वहाँ पर। ये शीतलहर के कारण हुआ कि और भी कोई कारण था? और तो आपको नहीं पता? उनका नेटवर्क खत्म हो गया ना, नेटवर्क बंद हो गया तो किसी को कहाँ से ले जाएंगे वो, ये हुआ। उन्होंने ठीक भी कर दिया वैसे। अच्छा तो एक बताइए, एक मैंने पढ़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिम से कोई डिस्टर्बेंस आता है इसलिए दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही। क्या होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? ये पश्चिमी विक्षोभ में ये भूमध्य सागर के जो है यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के बीच में, वहाँ से हवाएं चलती हैं कुछ जो माना जाता है ठंडी हवाएं हैं तो ये लगभग हिमालय की तरफ से गुजरती हैं। ओके। ये तो पछुआ हवाएं हैं। पछुआ जी। ठीक है, पछुआ ठीक है। वही यहाँ उसके कारण ठंडा हो रहा है, मतलब पाकिस्तान से आ रही है हवा? जी पाकिस्तान से थोड़ा और मतलब ईरान के ऊपर से और ऊपर
जी मतलब भूमध्य सागर के आसपास से, तो वो बारिश भी कराती है ठंड। भूमध्य सागर तो बहुत ऊपर है ना भैया, और पाकिस्तान तो बिल्कुल लगा हुआ है। हाँ तो वेस्टर्न, हाँ तो वो उधर से ही उधर से ही आती है, फिर नीचे आती है। ये आपने सर बजरंग, यस आप उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला से हैं जी जी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है। यस सर तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, जैसे अब इलाहाबाद का नाम तो प्रयागराज हो गया है, जी। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम भी प्रयागराज हुआ या नहीं हुआ? अभी सर नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ? जब प्रयागराज शहर का नाम चेंज हो गया है तो सर, शहर का चेंज हुआ, उसके लिए जो यूनिवर्सिटी का संविधान है वो चेंज करना पड़ेगा, तो लगभग केंद्र सरकार और यूनिवर्सिटी की सहमति चाहिए। अच्छा, ओ वेरी ठीक। अच्छा, बस्ती जो है वो उसमें एक जो यूपी की एक स्कीम है, एक जिला एक उत्पादक, जी सर। तो उसमें बस्ती में क्या जो है प्रोडक्ट बनता है? सर बस्ती के लिए उसमें कास्ट उद्योग को सुनिश्चित किया गया। कास्ट उद्योग। वुड क्राफ्ट। यस जी ठीक। अच्छा, आजकल आपके जो यूपी के माननीय मुख्यमंत्री हैं वो जगह जगह बड़े बड़े शहरों में जाके रोड शोज कर रहे हैं, जी। आपको इसके बारे में जानकारी है क्यों कर रहे हैं ये रोड शोज? जी सर, उत्तर प्रदेश सरकार 10 से 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित कर रहे हैं, तो उसके तहत वो निवेश लाने के लिए हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी लोग विदेशों में और भारत के 7-8 शहरों में रोड शो कर रहे हैं, निवेश आकर्षित कर रहे हैं। वेरी गुड। 1 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनाई जाए यूपी को, जी जी तो उसमें एक तो इस इन्वेस्टर्स मीट का भी काफ़ी रोल रहेगा। जी सर। इसके अलावा जो वहाँ पर जो मूलभूत ढांचा है वो आप क्या समझते हैं, वो कैसा है जो इस 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी को प्राप्त करने में मदद करेगा? जी सर, उत्तर प्रदेश जो रोड मैप बनाई है उस पर थोड़ा अगर हम कहें तो उसमें वो स्वास्थ्य पे खास करके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का लक्ष्य रखे हैं। दोबारा सॉरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, ओके ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखी है, तो लगभग उसमें तो उसके बाद में और सरकार ने लगभग 24-25 पॉलिसीज बनाई हैं क्षेत्र स्पेसिफिक, जैसे MSME के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए, और जो वहाँ पर अभी एग्जिस्टिंग जो वहाँ पर ढांचा है, यस सर। आधारभूत ढांचा, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए जिससे इन्वेस्टमेंट भी अच्छी आएंगी और आपको लगता है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में सहायता होगी। सर अभी उत्तर प्रदेश में देखो तो ये एक बड़ा बाजार भी है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा, और कार्यबल भी लगभग 33% उत्तर प्रदेश की आबादी युवा मतलब कार्यशील आबादी, वेरी गुड, श्रम बल में, और लगभग 13 एक्सप्रेसवे जिसमें 6 तो संचालित हैं और 6-7 पे काम चल रहा है अभी, और लगभग 48 नेशनल हाईवेज उत्तर प्रदेश, यानी सड़क और संरचना की दृष्टि से बेहतर है। बहुत बढ़िया। और दूसरा यहाँ भारतवर्ष में खाद्यान्न को लेकर उत्तर प्रदेश का अव्वल स्थान है, बाजरा, गेहूँ, अन्य को लेकर। तो डिफेंस से रिलेटेड बताइए। हाँ सर, डिफेंस में एक भारत सरकार ने रक्षा कॉरिडोर जो डिफेंस कॉरिडोर है, तो 2 में से एक उत्तर प्रदेश से ही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी ये पिछले दिनों COP27 हुआ था मिस्र में, इजिप्ट में, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण उसका आउटकम उसका जो क्या रहा, मतलब उसमें जो रिजल्ट है, सिर्फ एक ही बताइए। COP आपने सुना होगा ना, COP27 हुआ था ये क्लाइमेट चेंज पे, तो उसमें एक सर मुझे जहाँ तक एक था कि जो विकासशील देश हैं उनको कुछ क्लाइमेट फंड को लेकर के बात आई, लॉस एंड डैमेज फंड। yes। अच्छा, मिशन कर्मयोगी के बारे में सुना होगा आप, मिशन कर्मयोगी क्या है ये? सर भारत सरकार का एक मिशन है, इसमें कोशिश है कि जो भी सिविल सर्वेंट हैं या भारत सरकार में काम करने वाले लोग, तो उनको प्रशिक्षित किया जाए, यानी ऑन साइट ट्रेनिंग हो तरीके से। वेरी गुड, बहुत उसमें एक आयोग भी बनाया गया है, तो ऐसे कुछ प्रावधान है कि उनको एक तरीके से आज के समय के अनुसार ज़्यादा अद्यतित किया जाए। अच्छा बजरंग, ये बताइए, आप जैसे सिविल सर्वेंट की जो क्वालिटीज़ हैं उसमें आप अपने आप को कहाँ, मतलब आप अपने बारे में बताइए कि जो आपको सिविल सर्वेंट्स की क्वालिटी उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, आपको लगता है कि भाई ये मेरे में क्वालिटीज़ हैं तो जिनसे मैं एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन पाऊँगा। सर एक तो एप्टीट्यूड को लेकर के कि लगभग जो कौशल या जो भी प्रबंधन क्षमता है हम देखते हैं, तो हम जल्दी उसमें थोड़ा सीख जाते हैं कि अगर कोई गतिविधि होती है। बहुत अच्छा, और बताइए। दूसरा सर इंटीग्रिटी, ईमानदारी को लेकर के, तो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि अपने काम में ईमानदार रहूँ। तीसरा सर
सिविल सर्वेंट में एक संवेदना तो हम थोड़ा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति और परानुभूति बेहतर रहती है सर। इसके अलावा एक लीडरशिप की भी बहुत ज़रूरत, बिकॉज जब आप किसी भी पोस्ट पर रहेंगे तो आप एक लीडरशिप रोल में रहेंगे। तो मुझे ऐसा कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट, ऐसा दृष्टांत बताइए आपके कॉलेज टाइम का या स्कूल टाइम का, जिसमें आपने मतलब बड़ा एक क्लियरली एक लीडरशिप का एक आपको आपने दिखाया, कोई भी एक ऐसी घटना। तो सर हम 8वीं तक तो सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते थे अपने क्लास में। हम चाहे पढ़ाई को लेकर के या वैसे भी बच्चों को तो अव्वल स्थान रखते थे। वैसे भी हम प्रयास करते हैं लोगों को कि मोटिवेशन मतलब प्रेरित कर सके, तो हम कोशिश करते हैं। वो आपकी हॉबी भी है, हॉबी में भी आपने मेंशन किया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आखिरी प्रश्न है मेरा, भारत सरकार जो है बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते रखे हैं, डिप्लोमेटिक राजनीतिक रिश्ते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देती है उसको, ठीक है ना? तो उसका भारत के लिए बांग्लादेश की क्या इम्पोर्टेंस है? सर बांग्लादेश भारतवर्ष के लिए जो अगर हम देखें तो सामरिक दृष्टि से वैसे भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे हम पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को लेकर देखें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चिकन नेक जो कॉरिडोर है पश्चिम बंगाल और असम के बीच वो, या जो हमारे दक्षिण एशियाई देश हैं उनका एक तरीके से उन तक पहुँच बनाने में, दक्षिण एशिया, ठीक है, तो म्यांमार, थाईलैंड अन्य जो देश हैं, बांग्लादेश का योगदान है। और उत्तर पूर्वी भारत में जो इंसर्जेंसी की समस्या है बहुत बढ़िया, उसके भी नियंत्रण में बांग्लादेश का योगदान है। धन्यवाद सर। जल सुरक्षा। धन्यवाद सर। हाँ बजरंग जी, बजरंग क्या जानते हैं? बजरंग किनको कहते हैं? बजरंग सर, बजरंग का वैसे मतलब होता है कि वज्र के समान शरीर वाला। अच्छा, तो कौन हुए वज्र के समान शरीर वाले? सर हनुमान जी को भी बजरंग कहा जाता है। हनुमान जी को भी कहा जाता है। अच्छा, ये बताओ, और ये त्रिवेणी आप इलाहाबाद से ही गए होंगे हैं? जी। मुझे ये बताइए, वहाँ पे भी हनुमान जी की कोई मूर्ति है? हाँ, लेटे हुए हनुमान जी वहाँ। लेटे हुए हैं, है ना, जो कि नॉर्मली लेटे हुए नहीं होते। जी जी। अच्छा, क्या वहाँ पे सरस्वती कूप भी है? और जी, अकबर किला के अंदर है सर। क्या कहा जाता है, क्या सरस्वती कूप इसको क्यों कहते हैं? सर चूँकि सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो गई है, मतलब अभी तो हालांकि चल रहा है इस पर रिसर्च, तो वहाँ कूप में माना जाता है कि जो नीचे पानी बह रहा है या स्थिर जल है। गुरन, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो प्रयागराज है इसका नाम चेंज हुआ इलाहाबाद, कब हुआ था? सर ये मुझे जहाँ तक पता है कि अकबर ने चेंज किया था, दीन इलाही। एम्परर अकबर के टाइम हुआ था। इलाहाबाद, क्या मीनिंग हुआ इलाहाबाद का? तो सर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि दीन इलाही धर्म से प्रभावित होकर ये नाम पड़ा था। अल्लाह से भी कुछ हो सकता है, अल्लाह, इलाहाबाद, बाद, अल्लाहाबाद। मैं नहीं जानता। अच्छा, ये भारत का जो टाइम है जी, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, कहाँ से इसको ये कैलकुलेट करते हैं? सर यूपी में शायद चित्रकूट से होके गुजरता है, 82.5 डिग्री। इलाहाबाद से भी इसका कुछ आसपास कुछ नैनी या कुछ ऐसा कुछ है? इलाहाबाद सर होगा, मुझे पता नहीं सर। ओके। अच्छा, अभी हम इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे थे जी। तो पेपर में बराबर एडवर्टीजमेंट आ रहा है जो आपने कहा कि 10 से 12 फरवरी को होने वाला है, और उस एडवर्टीजमेंट में पॉजिटिव पॉइंट्स कि क्यों इन्वेस्ट करें लोग, वो सब दिखाए हुए हैं। जी। तो उनमें से कुछ आप बताएंगे कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या उसमें पॉइंट्स डाले हैं जिससे कि ज़्यादा इन्वेस्टर्स वहाँ पे आएँ। मेन 6-7 पॉइंट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ओके सर। एक तो सर उत्तर प्रदेश सरकार कानून और व्यवस्था को लेकर के कि अब काफ़ी सुधार हुआ वो, बस जस्ट पॉइंट्स बोलते सर। जाइए कि कानून व्यवस्था सुधरी, एक वो एक क्षेत्र विशेष नीतियाँ सर, इसमें जस्ट बोलते जाइए। हाँ, मुझे किसी में डिटेल में पूछना होगा मैं पूछूंगा, आप अभी पॉइंट्स बोलिए और उनको एज फार एज पॉसिबल प्रायोरिटाइज करिए। ओके सर। तो सर कौन सा पहले होना चाहिए? हाँ बोलिए। पहले कानून व्यवस्था, दूसरी उत्तर प्रदेश में बड़ी मार्केट, प्रचुर मात्रा में श्रम बल की उपलब्धता, बेहतर सड़क अवसंरचना और कनेक्टिविटी, और उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अवसर हैं, और यूनेस्को में भी शामिल स्थल वहाँ पर है, और दूसरे है तो खाद्यान्न को लेकर के एक
प्रमुख अवसर है। और कृषि क्षेत्र में निवेश के काफ़ी अवसर हैं, खासकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ईज में। ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड कुछ बताइए। उसमें सर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नियामकीय सुधार किया ही जा रहा है, कानून को थोड़ा सरल बनाया जा रहा है। इंडिया में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के? सर एग्जैक्ट सिंगल विंडो पोर्टल इसके लिए बनाया गया निवेश है। मित्र। उस सिंगल विंडो पोर्टल का नाम क्या है? निवेश मित्र। निवेश मित्र। बहुत अच्छा, अब आगे बढ़िए। हाँ, और कुछ आपको याद आ रहा है जो आपने बोला उसके अलावा? और सर वो आपने अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, वो सभी हैं। और सर जो उद्योग हैं, खास करके गन्ना को लेकर, गन्ना से संबंधित चीनी मिल उद्योग, कपास उद्योग, तो और आईटी सेक्टर में काफ़ी, चाहे लखनऊ या नोएडा वाले क्षेत्र में, और क्षेत्र विशिष्ट नीतियाँ जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो अन्य नए क्षेत्र है सनराइज इंडस्ट्रीज में, इसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। अच्छा, एक्सप्रेसवे का जरा सा बताइए डिटेल में। आपने मेंशन भी किया था एक पॉइंट, एक्सप्रेसवेज। जी, तो इसमें सर यूपी में लगभग 6 संचालित हैं, 6, और 7 पे काम हो रहा है सर, लगभग 13 एक्सप्रेसवे। अच्छा, अब दूसरे तरफ आते हैं। आपने अपनी हॉबीज़ में लिखा हुआ है पौराणिक प्रवचन सुनना। जी। तो पौराणिक प्रवचन कौन सा आप किस टेक्स्ट से प्रवचन आप मेनली सुनते हैं? सर जो विद्वज्जन कहते हैं पुरानी कथाओं को, प्राचीन ग्रंथों से जो नैतिक उपदेश रहता है, तो वैसे हम सुनते हैं सर। अच्छा, उसमें से आपने प्रवचन सुने, आपको अच्छे लगे तो उनमें से ये बताइए कि ये मुझे बहुत, मैंने अच्छा ये सीखा और सीखने के बाद मैं इसे अमल में लाया। जी जी। अच्छा, तो आप बताना है सर। हाँ जी, मुझे बताइए कि ये इस पुराण या जहाँ से भी कोई भी मैथोलॉजिकल जो भी आप मेंशन करना चाहें कि इससे मैंने ये प्रवचन सुने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको मैं अमल में लाया। मतलब न केवल सुनना जानना कि ये चीज़ अच्छी है वो ज़रूरी है, बल्कि उसको प्रैक्टिस में लाना, उसको अपनाना वो भी ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ जिसमें आ रही हों कि ये मैंने सुना और इसको मैं अमल में लाया। क्वेश्चन इज क्लियर? यस। नाम बताइए सर। मैं कृपालु जी महाराज का श्रीमद् भागवत गीता में सर गीता उपदेश सुन रहा था, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हैं। उस पर सर वो धर्म की बड़ी ही विशद व्याख्या करते हैं। अच्छा, उसमें शॉर्ट में बोलना है। तो उसमें अच्छा, सर वो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, मतलब कि युद्ध की भूमि में सैनिक का कर्तव्य है युद्ध करना। ऐसे कर्म योगी के लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम कर्म को ही ध्यान में रख के करें, या ना देखे बाद में। इसकी दूसरी लाइन भी बता सकते हैं क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते असत्व। बहुत अच्छा। अब आपने इसमें अमल में लाए। अब बोलिए, हाँ, कैसे अमल में लाए? सर हम विगत 2-3 वर्षों में लगभग कुछ घर में त्रासदपूर्ण स्थिति आई, पिताजी बाबा जी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई। बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप कन्वर्सेशन करते हैं लोगों के साथ? यस सर। एल्डर्स के साथ या किसी भी टाइप अपने साथियों के साथ भी, और कैसे भी लोग, किसी से भी? जी। अब उससे आप क्या सीखे? पहले तो सर हम बात करते हैं, अगर उनकी कुछ चुनौती है तो हम प्रयास करते हैं कि उनको कितना बेहतर हम उनको खुद से मोटिवेट कर सकें। जैसे मान लीजिए एल्डर्स को लीजिए, है ना, तो उनके सामने भी चुनौती है, स्वास्थ्य की है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये है, तो उसमें आपने क्या प्रयास किया? जी सर, बातचीत के दौरान नहीं, बातचीत में क्या जैसे उनको थोड़ी सांत्वना मिले या कुछ हो, या उनके, हाँ, तो सर अगर कैसे कन्वर्सेशन से कैसे या मोटिवेट किया, जो भी अगर कैसे, जरा सा बताइए डिटेल। निराशा सर महसूस कर रहे हैं तो हम बताते हैं कि ये सब एक स्थिति है जीवन की, और हमें कभी भी संकट से घबराना नहीं चाहिए। कहा भी गया, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो। किसने लिखा है ये? नर हो न निराश करो मन को, किसने लिखा? दिनकर जी की लाइन है क्या? दिनकर जी का पूरा नाम क्या? श्री रामधारी सिंह दिनकर। ओके, हाँ, गो हेड, जो वहाँ पे चल रहे थे वहीं पे आइए। तो और सर संकटपूर्ण स्थिति में हम कहते हैं कि वो वही दिनकर जी लिखते हैं कि जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बस और लास्ट क्वेश्चन, आज हम क्या कोई राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं? जी हम सर राष्ट्रीय युवा दिवस मना। राष्ट्रीय, क्यों आज की डेट उसके लिए स्पेसिफिकली? सर हमारे भारतवर्ष में दार्शनिक आध्यात्मिक गुरु कहे श्री विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। ओके, थैंक यू सर। हाँ बजरंग जी, आप ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है। यस सर।
और बीएससी के आपने, जी। तो कुछ ऐसा अनुभव बताइए जिसने कि आपको बड़ा प्रेरित किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहते हुए, जी क्योंकि अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों पढ़ाए हैं जी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो विज्ञान संकाय है काफ़ी उसका नाम है। जी जी। तो कुछ ऐसी प्रेरणा जो आपको ने प्राप्त किया हो वहाँ पर पढ़ते हुए। सर इलाहाबाद सर अध्ययन करना ही हमारे लिए बड़ा प्रेरणादायक रहा, और वहाँ पर चूँकि काफ़ी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, चाहे सिविल सेवा क्षेत्र में या प्रोफेसर मेघनाथ साहा जी फिजिक्स में, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी थी वहीं थे, फिजिक्स से ही संबंधित थे। तो वहाँ पर काफ़ी व्यक्तित्व जो उज्जवल भविष्य के हुए, तो वो काफ़ी प्रेरक रहे कि यह न केवल एक शैक्षणिक स्थान है बल्कि सफलता की एक कर्मभूमि भी सर है। तो यह हमारे लिए। लेकिन इलाहाबाद में आपको रहते हुए कि अनुभव नहीं हुआ कि जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है सिविल सर्विसेज को लेकर, उसमें बड़ी भारी गिरावट आ गई है पिछले कुछ सालों से? यस सर, यस। तो आप उसका क्या कारण देखते हैं? जी सर, गिरावट थोड़ा सा देखें तो मुझे लगता है जो बच्चों का शैक्षणिक परिवेश में कुछ अंतराल दिखा पहले से, और पहले इलाहाबाद में जो बच्चे थे हिंदी माध्यम की सफलता ज़्यादा थी, और पिछले 7-8 वर्षों में लगातार गिरी है सर। अब या तो मैं विश्लेषण नहीं कर पाया सर अच्छे से। नहीं, ये अच्छा, ये बात प्राय आजकल हो रही है, और अध्यापक हो या बच्चे हो, कोचिंग जगत में भी ये चर्चा काफ़ी व्यापक है कि हिंदी माध्यम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो क्या इसका कारण ये है कि हिंदी माध्यम से बच्चे ही अच्छे नहीं आ रहे हैं, या हिंदी माध्यम में ही कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, मैं माध्यम को गलती नहीं मानता। अगर यूपीएससी की रिपोर्ट देखें खासकर, तो उसमें है कि लगभग परसेंटेज वही है सफल होने का। हिंदी माध्यम का है सर प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर कुछ बच्चों को चुनौती है। अब वो हम व्यक्तिगत रूप से तो हम नहीं महसूस कर पाए माध्यम को लेकर अंतराल। क्या ये हम कह सकते हैं कि हिंदी माध्यम के विद्यालयों की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है, तो आपका जो फाउंडेशन है वो गड़बड़ है, इसलिए आपको परेशानी हो रही है? हाँ, विद्यालय के स्तर पर कुछ चुनौती है सर, क्योंकि हिंदी भाषी जो विद्यालय हैं सरकारी विद्यालय में, तो कुछ गुणवत्ता को स्तर पर चुनौती है कि फाउंडेशन लेवल पे। अच्छा, अभी आपने बस्ती की बात सर ने किया था जी, और आपने बताया कि कास्ट जो है वहाँ का ओडीओपी में जी कास्ट उद्योग है। जी, कास्ट उद्योग है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है किसी भी क्षेत्र में, अगर उसकी उपलब्धता होती है तो वो ज़्यादा आसान होता है वहाँ पर उसको प्रोत्साहित करना। तो बस्ती में कास्ट से जुड़ा हुआ रॉ मटेरियल क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर कास्ट उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है? सर वहाँ पर देखें तो जो इसमें उपयुक्त होने लकड़ियाँ हैं, महुआ, आम, शीशम, तो इनकी पर्याप्त उपलब्धता है मतलब सर वन क्षेत्र की। तो इसी से, और फिर वहाँ पर कारीगर जो भी हैं वो पारंपरिक रूप से। लेकिन ये तो बड़े मतलब कीमती वृक्ष हैं, अगर इनको काट दिया जाएगा तो पर्यावरण संबंधी संकट पैदा हो जाएगा। ये तो कोशिश से किया जाता है सर कि अगर जो वृक्ष के आयु हो गई काटा जा रहा है तो पौधरोपण भी होता है सर, सरकार द्वारा और स्थानीय लोग द्वारा भी किया जाता है। ये तो एक सैद्धांतिक स्थिति है आप जो बता रहे हैं, क्या व्यवहार में ऐसा हो रहा है? व्यवहार में सर 2 वृक्षों पे लोग ज़्यादा ध्यान दिए, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ, एक सागौन, एक यूकेलिप्टस पे सर। तो अगर इनका काष्ठ उद्योग में उपयोग हो तो बेहतर है। अच्छा, एक चर्चा प्राय होती है कि बिहार बनाम उत्तर प्रदेश, जो पिछड़ेपन की बात आती है, तो प्रति व्यक्ति आय बिहार की सबसे कम है और दूसरे नंबर पर नीचे से उत्तर प्रदेश है। जी, तो अगर हम इन दोनों प्रदेशों की तुलना करें तो एक बताइए कि एक चीज़ जो समान है और एक चीज़ जहाँ पर भारी अंतर है दोनों में। एक जो चीज़ समान है सर, दोनों राज्यों की आबादी अधिक है। अगर देखें घनत्व तो बिहार उत्तर प्रदेश लगभग टॉप 5 में है, बिहार तो सेकंड है। और जो अलगाव है थोड़ा, तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा विकास का स्तर तीव्र रहा है अपेक्षाकृत बिहार में सर। तो और चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की निकटता है थोड़ा शुष्क प्रदेश और बाजार से भी काफ़ी ठीक, तो यह थोड़ा अंतराल है सर। उत्तर प्रदेश के विकास की बात कई बार हुई आज। ये बताइए कि अभी इंडिया टुडे पे एक रिपोर्ट आया था राज्यों की रैंकिंग, उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश का रैंकिंग 14वां था 2013 में, और 2022 वाले रिपोर्ट में 18वां है देश के राज्यों के विकास के स्तर पे।
तो इसका मतलब वर्तमान सरकार या इसके पहले की सरकार में तो काफी गिरावट आई है। क्या लगता है आपको? अगर 14वां स्थान था और अब गिरकर 18वें पर आ गया, 18वें में भी कौन 2 राज्य हैं जो यूपी से नीचे हैं? बड़े राज्य आप गेस कर सकते हैं? नहीं यूपी से नीचे आपने खुद अभी कहा था, इसलिए कठिनाई नहीं मिली थी, झारखंड और बिहार। जी अब बताइए क्यों गिरावट क्यों आई? सर, सरकार रिपोर्ट कोशिश कर रही है आपके अनुसार, जी जी फिर गिरावट क्यों आ रही है? क्या इंडिया टुडे वाले गलत जानकारी दे रहे हैं? नहीं सर, वो यूपी सरकार को बदनाम कर रहे हैं? उतार चढ़ाव तो आता, वो किस क्षेत्र से संबंधित है और ये पूरे तौर पर उनका इंटीग्रेटेड पूरा विकास को लेकर के इंटीग्रेटेड रैंकिंग है। तमिलनाडु पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश 18वें पर है, झारखंड 19, बिहार 20। ये सर कब की रिपोर्ट है अगर हम जाने? 2022 दिसंबर। मैं भी सर, अगर इसमें रोजगार का ऐसा कुछ पहलू होगा कोरोना से प्रभावित होने का, तो ऐसे क्या कुछ और राज्य नहीं प्रभावित हुए? नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रवासी चूंकि ज़्यादा बाहर रहते हैं तो एकाएक ज़्यादा प्रभाव पड़ा था उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर। और दूसरा सर, विकास धीरे धीरे हो रहा, अब हम विशेष तौर पे सर तो नहीं कह सकते गिरावट। अच्छा, भोजन जीवन की एक आवश्यकता है, यस सर। मानते हैं? जी। तो फिर कुकिंग फूड और स्नैक्स को एक विशेष रुचि में आप क्यों कर रहे हैं? वो सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उसमें लिखा था, तो हम मतलब सामान्यतः पुरुषों को भोजन नहीं बनाना चाहिए, नहीं क्या अर्थ ये है इसका? नहीं सर, वो तो बनाते हैं। तो ज़्यादातर पुरुष ही, अगर हम देखें वैसे होटल में या निजी जगह पर बनाते हैं। घर में? हाँ, घर में आपका अर्थ क्या है कि पुरुषों नहीं, घर में को सर मैं नहीं रहता था, तो बाहर मतलब ये क्या पितृ सत्तात्मक दृष्टिकोण आप दर्शा रहे हैं क्या? नहीं सर। महिलाओं पर ही केवल होना चाहिए भोजन बनाने की जिम्मेदारी? नहीं, मेरे कहने मतलब था कि मैं घर पे नहीं रहता था। हालांकि अब हम लोग रहते हैं तो मेरी बहन भी साथ में रहती है, तो मैं ही अक्सर बनाता हूँ सर। तो वहाँ दर्शाने का मतलब था कि भाई अन्य गतिविधि जो हम साथ में करते हैं सर। किस तरह के स्नैक्स में बनाने में आपकी रुचि है, ये बताइए। स्नैक्स आपने लिखा है तो उसमें किस तरह स्नैक्स से के मतलब सर था कि बनाते मुख्य भोजन से अतिरिक्त जो हम नहीं, बनाते हैं। हाँ, पारंपरिक रूप से जैसे हम हुआ तो लिट्टी चोखा हुआ सर, या अन्य तेल से संबंधित जो हम बनाते, पकौड़ी कचौड़ी ये सब चीज़ें भी बनाते हैं। तो पराठा हुआ सर, तो लगभग चीज़ें बनाते हैं। स्नैक्स में मेरा कहने मतलब समोसा वगैरह भी बनाते हैं क्या? जी सर। सब ये पसंद है। अब हिंदी साहित्य में समसामयिक लेखकों में किसको आप पसंद करते हैं? वर्तमान में सर मैं अभी हाल ही में एक रचना पढ़ा था, काशीनाथ सिंह की रेहन पर रघो। क्या है? उसमें सर एक किसान के बारे में उसी के जीवन की चर्चा की गई है, जैसे गोदान में सर किया गया है। और हाल में सर तो वैसा रचना नहीं पढ़ने मिला, एक राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी की इसको समसामयिक में कितने वर्षों पहले? हाँ, पुरानी सर, हाल की रचना तो नहीं पढ़ पाया सर। अच्छा, तो मतलब केवल आप एक विषय के तौर पर यूपीएससी में पढ़ते हैं पुरानी किताबों को, वर्तमान के हिंदी साहित्य में कोई रुचि नहीं है? वैसे सर कोई बड़ा मतलब उपन्यास, क्या इसका अर्थ ये भी है कि हिंदी साहित्य वर्तमान में एकदम मरणासन स्थिति में आ गया है, कोई है ही नहीं है लेखक? नहीं सर, लेखक तो बहुत हैं सर। नहीं, जिसका कोई महत्व आपके अनुसार हो? अभी हाल ही में गीतांजलि श्री जी को बुकर प्राइज मिला, भारत का प्रथम साहित्य है रेत समाधि पर सर। तो रचना धन्यवाद। थैंक यू। Okay, thank you.